गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप सबने पहला फर्स्ट लेक्चर जो मतलब परसों हुआ था वो लेक्चर अच्छे से देखा है सब लोगों ने। तो ये एक्चुअली लेक्चर नंबर 2 बन चुका है टेक्निकली, करेक्ट, इकोनॉमिक्स के लिए। एंड हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिमांड देखा था, आपको याद है? डिमांड में कितने आइटम्स देखे थे हमने? 5 कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड देखे थे। पहला, डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे परचेस, ठीक है, विलिंगनेस टू spend, willingness to spend during a period of time at various prices। कितने कंपोनेंट्स हो गए? 5। तो डिमांड में आते हैं 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। ये जो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम है, इसकी वजह से डिमांड इज अ डैश कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट। वेरी गुड। नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आपको याद होगा तो ये हमने स्टार्ट किया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसमें पहला आइटम हमने देखा था मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्या बोला था? मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी। व्हाट डू यू फील फ्रेंड्स? मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड फॉर द कमोडिटी हैज डैश रिलेशनशिप। बोलिए सब लोग। इनवर्स रिलेशनशिप, श्योरली। मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड फॉर द सेम कमोडिटी हैज नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप। बराबर। जब जब प्राइस बढ़ेगा तुम्हारे कमोडिटी का डिमांड, जब जब प्राइस ऑफ एक्स बढ़ेगा कमोडिटी एक्स का डिमांड घट जाएगा। इसी को हम दूसरा नाम दिया है, रिलेशनशिप को दूसरा नाम क्या दिया था? नेगेटिव रिलेशनशिप। याद है क्या आपको? इसी को हम क्या बुलाते हैं? नेगेटिव रिलेशनशिप बुलाते हैं, करेक्ट। देन सेकेंड आइटम हमने देखा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कितने गुड्स रिलेटेड में आते हैं? 2 आते हैं। पहला सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर लेट अस से Y है जिसका प्राइस बढ़ चुका है, तो डिमांड फॉर मेन गुड X बढ़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इसके मुकाबले जो दूसरे गुड्स है वो महंगे हो गए। तो जो वो खरीदने वाले लोग थे वो हमारे गुड्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। आर यू जेपिंग? समझ रहे हैं क्या? और इसी वजह से हमारे गुड्स का, मेन गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा, करेक्ट। वहीं से वर्षा सोचते, उल्टा सोचते कि हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स है, जैसे हम कोक है, कोका कोला, एंड पेप्सी हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स है। पेप्सी ने अपना प्राइस कम कर दिया तो कोका कोला पीने वाले लोग क्या करेंगे? कुछ कुछ लोग पेप्सी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इससे हमारा गुड्स कोका कोला का प्राइस जो था वो चेंज नहीं हुआ, मगर हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज हुआ और डिमांड हमारा चेंज हो रहा है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज हुआ और डिमांड हमारे गुड्स का चेंज हो रहा है। बिकॉज ऑब्वियसली खरीदने वाला क्या करता है? कोका कोला भी देखता है और पेप्सी भी देखता है और फिर सोचता है क्या खरीदूं। तो हम लोग कोका कोला है, वहां पर पेप्सी ने अपना प्राइस घटा दिया था, तो यहां पर कोक खरीदने वाला पर्सन पेप्सी पे शिफ्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारा कोका कोला का डिमांड घट जाता है। आर यू क्लियर एवरीवन? समझ में आ रही है बात? तो फिर ऐसे केस में ये बन गया डायरेक्ट रिलेशनशिप। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर सी है जिसका दाम अगर बढ़ जाए तो एक्स गुड्स का डिमांड घट जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम साथ साथ है, मेन गुड्स के साथ है। तो मेन गुड्स का कौन सा रिलेशनशिप दिख रहा है आपको? मेन गुड्स का रिलेशनशिप, मेन गुड्स का रिलेशनशिप इनवर्स, तो इसका भी रहेगा इनवर्स, हम साथ साथ है। तो यहां पे ऐसा होगा, ये तो मैंने आपको याद रखने के लिए हिंट दी। लॉजिक ये है इसका कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर महंगे हो जाए तो मेन गुड्स यूज करना महंगा हो जाएगा, इसलिए मेन गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा। पेट्रोल का दाम बढ़ने के बाद कार्स का डिमांड कम हो जाता है, ऑब्वियसली जो पेट्रोल पे चलती है। समझिए क्या सब लोग? तो ये बन गया इनवर्स रिलेशनशिप। देन कंज्यूमर्स इनकम, normally speaking consumers income and demand has dash relationship, positive, direct, yes or no? yes, जितना कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा डिमांड फॉर गुड एक्स उतना बढ़ेगा, नॉर्मली स्पीकिंग। अगर गुड्स नॉर्मल है या सुपीरियर है तो, बट गुड्स अगर इंफीरियर है तो ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है। फिर इनकम बढ़ने के बाद डिमांड घटता है, इनकम बढ़ने के बाद डिमांड घट जाता है।
आर यू क्लियर? अगर गुड्स नेसेसिटी रहेंगे तो सेम, मतलब ये सेम। नेसेसिटी गुड्स में इनकम बढ़ने के बाद डिमांड फॉर गुड्स विल नॉट चेंज, नॉट चेंज। जितना रहेगा उतना ही रहेगा, ना डिमांड बढ़ेगा ना डिमांड घटेगा। भाई मेरा इनकम बढ़ गया तो मेरे घर 2 kg सॉल्ट आता था महीने का, तो अब क्या मैं 3 kg खरीदू? ऑब्वियसली नहीं। मेरे घर 2 फैन लगते एक रूम में, तो क्या तीसरा लगाओ? नहीं। अगर इनकम बढ़ने के बाद हम लोग क्या करते, फिर एसी लगाते, फैन नहीं लगाते ना, ऑफ कोर्स। अब चलो इनकम ज्यादा है तो तीसरा फैन लगा दो, ऐसा है क्या? नहीं ना, इनकम ज्यादा है तो लोग सोचते चलो लग्जरी खरीदते फिर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देन नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जितना ज्यादा बेहतर होगा डिमांड फॉर गुड एक्स उतना बढ़ेगा। करेक्ट। और यहां पर मैंने आपको बोला था कि हम 3 अलग अलग आइटम्स देखेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है, ये कोई बताएगा? बताएगा? बैंड वैगन इफेक्ट मतलब आता है शिप मेंटालिटी। क्या बोला? शिप मेंटालिटी। व्हाट इज द मेंटालिटी ऑफ शिप? कभी देखा है आपने बकरियों को चलते हुए? शिप्स को चलते हुए देखा है क्या? रोड पे, हाईवेज पे रहते जनरली। क्या देखा आपने? सभी शिप सामने देख के चलते क्या? ऊपर नहीं देखते ना। क्या करते वो लोग? बस नीचे देख के चलते रहते। कैसे समझता है उनको सामने क्या है? सामने वाली जो शिप है उसके पैर देख के चलता है वो। इसका मतलब सामने वाली शिप अगर खड्डे में गई तो ऑलमोस्ट चांसेस है कि ये भी खड्डे में जाएगा। हाँ या ना? अरे शिप्स को कभी देखा है ना? तो यही तो होता है शिप्स के केस में। तो बस ऐसा समझ लो, बैंड वैगन इफेक्ट वही है, जो सब कर रहे ना मुझे भी करना है, इसके पास है मुझे भी चाहिए। ये बन गया बैंड वैगन इफेक्ट। इसलिए मैंने आगे क्या लिखा है? पड़ोसी के घर है, हमारी मम्मी बोलती है नया फ्रिज चाहिए, क्यों? बाजू वाले ने भी लिया। बराबर है कि नहीं? तो भाई बाजू वाले ने अपने घर का इंटीरियर चेंज किया, आपको भी मन करता है करने का। तो ये क्या हो रहा है? किसी और को देखकर आपको लग रहा है कि आपके पास भी वो होना चाहिए। मैं चीजों की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो यहां पर ऐसा होता है कि भाई बैंड वैगन इफेक्ट, भाई सब लोग कर रहे हैं इसलिए तुम लोग कर रहे हो। आजकल तुम तो जेन जी वाले लोग हो, राइट? जनरेशन जी। तो भाई इस केस में ऐसा होता है कि तुम तो तुम्हारा दिमाग जो भगवान ने लिमिटेड एडिशन में भेजा है वैसे भी कम लगाते हो, और जो सब कर रहे हो वो अपने को चाहिए। क्या चाहिए? इंटरनेट। क्या चाहिए? स्मार्टफोन। भले ही अपन डम हो, अपने को चाहिए स्मार्टफोन जो आपको और भी डम बनाएगा। बट क्या सर, क्या मजाक कर रहे हो सर, स्मार्टफोन तो चाहिए ना। स्मार्टफोन छोड़ दो, फोन भी क्यों चाहिए? जरूरत एक्चुअली नहीं है, बट ठीक है, इट्स ओके अगर कोई लोग फोन यूज करते हैं तो। बट अल्टीमेटली चॉइसेस आपकी आजकल नो डाउट किसी और के चॉइसेस से इन्फ्लुएंस होती है। इसीलिए तो आप ज्यादा पैसा देकर फटी हुई जींस खरीदते हो। फटी हुई जींस है ना, पूरा मतलब नॉर्मल पूरी जींस रहेगी ना तो उसको प्राइस कम रहता, फटी हुई जींस का प्राइस ज्यादा रहता। तुम बोलती हो फटी हुई दो। सर फैशन है सर, है ना? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ टेस्ट एंड प्रेफरेंस। आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपके सोसाइटी के चॉइसेस से भी इन्फ्लुएंस होता है, उसको बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट, क्राउड मेंटालिटी, शिप मेंटालिटी। याद रहेगा? ओके। व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट नाउ? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी लगभग वही है, बट सिर्फ समझ लो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कोई तुमको कि अरे ये पर्टिकुलर वॉच तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छा दिख रहा है, ये ना शर्ट तेरे लिए बना बॉस। मेरे पास आया था वो खरीदने के लिए, मैंने उसको बोला क्या दिख रहा है वो। ट्रायल रूम से बाहर आते साथ ही मैंने बोला भाई सलमान पीछे। वो बोलेगा बस यही चाहिए, है ना? फिर वो थोड़े टाइम ऐसे पोस्ट करेगा, देखेगा सच में सलमान है क्या। अल्टीमेटली क्यों किया? ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है। ये जिस तरीके से तुमको चीजें बताई जाएगी तुम्हारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस उस तरीके से चेंज होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट।
डोंट यू थिंक कि इससे आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होगा? उसने मेरे शॉप में 4 शर्ट ट्राई किए, मेरा ये रिएक्शन सिर्फ एक ही शर्ट पे था, क्या चांसेस है उसके वो 4 में से कौन सा शर्ट खरीदेगा? वो एक शर्ट जहां पे मैंने उसे रिएक्शन दिया था, और ये सलमान भाई, तो बोलेगा मेरे को यही चाहिए यार, ऐसा थोड़ा सा मन उसका चेंज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। समझा दोनों पॉइंट्स? काफी बार इंटरचेंजेबल यूज होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट, बट डेमोन्स्ट्रेशन मतलब जैसे डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, बैंड वैगन इफेक्ट मतलब जो क्राउड मेंटेलिटी, जो सब लोग सिलेक्ट कर रहे हो वही तुम सिलेक्ट कर लेते हो। स्नॉब इफेक्ट। व्हाट इज स्नॉब इफेक्ट नाउ? जब बैंड वैगन इफेक्ट बहुत लंबे टाइम तक चलता है तो वो स्नॉब इफेक्ट में धीरे धीरे कन्वर्ट होता है। मीन्स व्हाट? कि सब लोग एक के पीछे पड़े, कोई पर्टिकुलर चीज के पीछे पड़े, तो कॉमन हो जाता है ना वो चीज, और फिर आप खरीदना चाहोगे क्या उसको जब वो कॉमन हो गया? नहीं। तो स्नॉब इफेक्ट क्या बोलता है? कॉमन हो गया नहीं चाहिए, जो अनकॉमन है वो चाहिए। तो स्नॉब इफेक्ट इज कॉमन हो गया नहीं चाहिए, एंड देयरफॉर विबलन इफेक्ट आ जाएगा, अनकॉमन चाहिए, लेट्स गो फॉर हाई क्लास। मतलब फॉर एग्जांपल आईफोन 13 आया था, सॉरी 14 आया था, राइट? आईफोन 14 आया तो सबसे पहले सब लोग लाइन में रुक कर खरीदे, और आईफोन यूजर्स तो पागल होते हैं थोड़े से, सुबह सुबह तो 2-3 बजे ही लाइन में लग जाते हैं, जैसे कि डिस्काउंट में मिल जाएगा, या फर्स्ट पर्सन टू गो ऑन मून जैसे हो जाएगा, है ना? तो ये लोग क्या किए, लाइन में रुक कर खरीदे। अब लाइन में रुक कर खरीदे तो सबके पास आईफोन 14 आ गया। अब आईफोन 15 आया, आप कौन सा खरीदोगे? 15 खरीदोगे या 14? 15 क्यों? 14 तो सबके पास है ना भाई। तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे अरे तुझे तो 14 चाहिए था ना, नहीं नहीं वो कॉमन हो गया, अभी 15 लेंगे। तो जो 14 नहीं चाहिए उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है इट इज कॉमन and you don't want to go for common, and therefore it is called as snob effect. And you want to go for uncommon, let's go for high class। मतलब कौन सा? विबलन इफेक्ट। क्या बोलेंगे उसे? विबलन इफेक्ट। so these 3 items are affecting your taste and preference। समझ में आया? चलो लिखो मेरे साथ, taste and preference up arrow, taste and preference up is equal to demand for good X will be up, demand for good X will be up। First thing you will mention here, that is demonstration effect। first thing you will mention here is demonstration effect। क्या लिखोगे वहां पर, बोलो? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या लिखोगे उधर? क्राउड मेंटालिटी इधर आएगा, द अदर पर्सन इज डेमोन्स्ट्रेटिंग यू समथिंग ना, तो इन्फ्लुएंस, डेमोन्स्ट्रेट, ऐसा मीनिंग लिखो उधर। इन्फ्लुएंस ऑब्लिक डेमोन्स्ट्रेट बाय अदर्स, influence oblique demonstrate by others। influence oblique demonstrate by others, and that is called as demonstration effect। उसी के साथ साथ नीचे नेक्स्ट पॉइंट में भी लिख सकते हो आप, बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट, now you can write for this, क्या लिखोगे? क्राउड मेंटालिटी या शिप मेंटालिटी, क्राउड मेंटालिटी या शिप मेंटालिटी। वो तो ऐसे ही लिखा है फ्रेजेस, ताकि आपको ऐसे याद हो जाए। पड़ोसी के घर है तो किसी और के पास आप देख के आपको लगता है कि आपके पास भी आपको चाहिए वो, so that is called as your crowd mentality।
यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन्स, यू आर जस्ट थिंकिंग कि सब लोग ये बाय कर रहे हैं इसलिए मुझे भी यही बाय करना है, बराबर। सो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद का पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट भी बोल सकते हैं आप उसको तो, एंड दैट विल बी योर स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट ये क्या होता है? कॉमन हो गया वो तो मैंने लिख दिया है, तो ये क्या बोलोगे आप इसके लिए, क्या मीनिंग क्या है इसका? longer or extended period of time when bandwagon effect continues it results into snob effect। बराबर है क्या? अगर सबके पास एक ही पर्टिकुलर चीज रहेगी तो आप नेक्स्ट रहोगे परचेस करने वाले, तो आपको चाहिए क्या वो? नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि कॉमन हो गया है। लेट्स गो फॉर अनकॉमन, मतलब हाई क्लास, जो लेटेस्ट है वो लो, ये पुराना तो सबके पास ही है, समझे? तो राइट देयर स्नॉब इफेक्ट के वहां पर continued bandwagon effect, continued bandwagon effect results into, continued bandwagon effect results into snob effect। ओके okay? नहीं, आईफोन 14 नहीं चाहिए, ये स्नॉब इफेक्ट है, और इसीलिए आईफोन 15 लेंगे क्योंकि वो नया है, ये वेबलन इफेक्ट है। अनकॉमन चाहिए, यहां तक स्नॉब इफेक्ट मतलब काम करता है। अब कौन सा अनकॉमन चीज तुम्हें चाहिए, वो तुम अनकॉमन है इसलिए बाय कर रहे हो, दैट इज वेबलन इफेक्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट इज वेबलन इफेक्ट। यहां पर एक फ्रेज लिखा है अनकॉमन चाहिए, लेट्स गो फॉर हाई क्लास। सो वेबलन इफेक्ट क्या होता है एग्जैक्टली? जो भी हो, कॉमन नहीं चाहिए, कॉमन नहीं चाहिए, इसको स्नॉब इफेक्ट बोलते हैं। अब तुम जो नेक्स्ट लेने जाओगे वो बाय डिफॉल्ट आपका वेबलन इफेक्ट चालू हो जाएगा। एंड ये तीनों चीजें जो है ये सिर्फ और सिर्फ लग्जरी के केस में, या ऐसा बोल सकते हो सुपीरियर के केस में काम करती है। सबका स्नॉब इफेक्ट का नेगेटिव आएगा ना, स्नॉब का नेगेटिव आएगा, विबलन का पॉजिटिव आएगा, डेमोन्स्ट्रेशन का पॉजिटिव आएगा, बॉन्ड बैंड वैगन इफेक्ट का पॉजिटिव आएगा। तो ये सब चीजें एक्चुअली सुपीरियर गुड्स, ये प्रेस्टिजियस गुड्स पे काम करती है। मुझे बोलो ना कि अगर सपोज हम सब लोग गरीब है, ठीक है, तो हम सब गरीब लोग लो क्वालिटी वीट खरीद रहे इसलिए मैं भी खरीदू, ये नहीं होता। किसी गरीब में से कुछ लोगों ने, दो चार लोगों ने गाड़ी खरीद ली तो बाकी लोग भी गाड़ी खरीद रहे हैं, ये होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोल रहा हूं? अगर लो क्वालिटी वीट सब लोग खरीद रहे तो उसको हम लोग बैंड वैगन इफेक्ट नहीं बोलते, वो मजबूरी है, हमारा इनकम ही कम है, हम क्या करेंगे? वो लो क्वालिटी खरीद रहे इसलिए मैं खरीद रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। हमारा इनकम का परचेसिंग पावर ही कम है, तो हम सब लोग क्या कर रहे हैं? लो क्वालिटी खरीद रहे हैं, दैट्स नॉट बैंड वैगन इफेक्ट। बट हम में से सपोज ये 15 लोग हैं हम लोग, अब 15 में से सपोज लेट से 4 लोगों ने गाड़ियां खरीद ली, टू व्हीलर, तो बाकी लोग भी धीरे धीरे गाड़ी खरीद लेंगे, दूसरों का देखकर तुम करते हो, दैट्स कॉल्ड एज बैंड वैगन इफेक्ट। समझ गए? नाउ विबलन इफेक्ट के लिए हम क्या बोलेंगे? स्नॉब इफेक्ट लीड्स टू विबलन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट लीड्स टू विबलन इफेक्ट। थोड़ा मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, क्या बोलेंगे बोलो? कम ऑन, ट्राई इट। बोलने को क्या, मैं 1 सेकंड में बोल दूंगा, आप ट्राई करो, राइट बोलो। ड्यू टू स्नॉब इफेक्ट यू गो फॉर अनकॉमन, अनकॉमन परचेस। लिखिए वहां पर विबलन इफेक्ट के लिए ड्यू टू स्नॉब इफेक्ट, ड्यू टू स्नॉब इफेक्ट people tend to purchase uncommon, people tend to purchase, T and D,
tend to purchase uncommon and they go for high class. And they go for high class. That's called Veblen effect. ठीक है, समझ गए? तो ये आप तीनों आइटम्स या चारों आइटम्स आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस को इन्फ्लुएंस करते, चेंज करते, और ये किससे कनेक्टेड है? प्रेस्टिजियस गुड्स, हाई क्वालिटी गुड्स। ये नॉर्मल गुड्स या इंफीरियर गुड्स के केस में काम नहीं करता है। ये तीनों आइटम्स किस में काम करते हैं? प्रेस्टिजियस गुड्स के केस में। तो नीचे लिख दीजिए नोट द अबाउट 3 इफेक्ट्स, 4 इफेक्ट्स बोल दो आप, अबाउट 4 इफेक्ट्स आर फाउंड इन बोलो, prestigious goods, are found in prestigious goods. ठीक है, तो ये जो था, ये था आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट आइटम की, दैट इज कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। पहली बात तो मुझे बताइए, एक्सपेक्टेशंस जब ये वर्ड मैं यूज करता हूं तो ये किससे कनेक्टेड है? पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए? फ्यूचर के लिए। जब भी हम बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन, फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम गया तो सब लोग पूछते कैसा गया एग्जाम, कितने मार्क्स मिलेंगे, व्हाट दे आर टेलिंग यू? एक्सपेक्टेशंस। बताओ एक्सपेक्टेशंस क्या है? तो वैसे ही कंज्यूमर के भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं रियल लाइफ में, और उस एक्सपेक्टेशंस की वजह से उसका डिमांड चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि फ्यूचर प्राइसेस बढ़ने वाले, जस्ट इमेजिन व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि आपको लग रहा है एक पर्टिकुलर चीज आपको खरीदना था बट फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो आप आज क्या करोगे? खरीद लोगे, इनफैक्ट ज्यादा खरीदोगे। अच्छा, कोविड टाइम्स हम सबने देखा है क्या हुआ था। कोविड टाइम्स में क्या हुआ था? चीजों का शॉर्टेज देखा गया, तो बाय डिफॉल्ट तुमको लगा कि फ्यूचर में ये मिलेगा कि नहीं पता नहीं, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्यूचर अनअवेलेबिलिटी, करेक्ट? इसलिए तुमने आज ही क्या कर लिया? परचेज ज्यादा कर लिया। जनरली लोगों ने फूड आइटम्स के केस में ऐसा किया, अगर आपने देखा होगा तो। थोड़ा पैनिक बाइंग बोलते हैं उसको। पैनिक बाइंग मतलब आप परेशान होकर बाय कर रहे हो, आप दिमाग लगाकर बाय नहीं कर रहे हो, एंड एवरीबडी बॉट मोर देन रिक्वायरमेंट, राइट फ्रॉम दैट। चपाती का अपना जो ये होता है आटा, गेहूं, आपके ब्रेड आइटम्स, आपके खाने पीने के आइटम्स, सब अबेंडेंट बाय किया लोगों ने, ये सोचकर कि पता नहीं बाद में लॉकडाउन है तो बाद में बाहर जाने मिलेगा क्या, ये दुकानें वापस खुलेगी क्या, स्टॉक आएगा क्या। सो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वाज अबाउट सप्लाई। किस चीज के बारे में था? सप्लाई। फ्यूचर एक्सपेक्टेड सप्लाई, आपको लग रहा था स्कैरसिटी रिजल्ट करेगा, तो आपने आज ही क्या किया? ज्यादा डिमांड किया, करेक्ट? फ्यूचर प्राइसेस अगर बढ़ने वाले रहेंगे तो आप आज ही डिमांड क्या करोगे? ज्यादा करोगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम पेट्रोल फिल करने के लिए पेट्रोल पंप पे गए, और जो फिल कर रहा था उसको, उसने पूछा तुम्हें कितना, तो तुमने बोला 1 लीटर। उसने बोला भैया कल से ना प्राइस 20 रुपए बढ़ने वाला है, कल से प्राइस 20 रुपीज अप होने वाला है। तुम बोलोगे रुको 500 का डाल दो, टैंक फुल कर दो, होगा कि नहीं? पहले तो आपने 100 का ही डिमांड किया था, अब आप बोल रहे हो 500 चाहिए। क्यों? फ्यूचर में कल से वो चीज महंगी होने वाली है, तो आज तो सस्ती मिल रही है ना, तो तुम आज क्या करोगे? जितना खरीद सकते हो उतना खरीद लोगे। तुम्हारा आज का डिमांड क्यों बढ़ा? क्योंकि फ्यूचर के प्राइसेस बढ़ने वाले थे, ऐसा आपको लगा। आर यू जेपिंग? समझ रहा है कि आपको सबको? तो यहां पर हम बोलेंगे पहला चीज फ्यूचर प्राइस अप एरो इज इक्वल टू डिमांड फॉर गुड एक्स विल बी अप एरो। दूसरा चीज फ्यूचर का सप्लाई, अगर डाउन एरो होने वाला है मतलब स्केर्सिटी होने वाली है, तो डिमांड फॉर गुड एक्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एवरीवन डोंट राइट, फर्स्ट फोकस, समझा क्या? नेक्स्ट इज फ्यूचर का इनकम। फ्यूचर का इनकम,
अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आप आपका इनकम फॉलो होने वाला है, आज का डिमांड क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्यूचर में आपका इनकम अगर कम होने वाला है तो आपका आज का डिमांड क्या होता है? बढ़ जाएगा। मतलब तू गरीब होने वाला है, तू बोल रहा है मेरे पास जितना भी जमा है सब उड़ा देता हूं मैं, क्या होगा दोस्तों? कम हो जाएगा ना। अरे भाई सपोज फॉर एग्जांपल मेरा इनकम है 20,000 पर मंथ, मेरा बॉस बोल रहा है अगले महीने से 15,000 भाई, तो मेरा जो भी 1 आध लाख का सेविंग रहेगा मैं उसे सोच समझ के खर्च करूंगा ना, समझा? और मैं मेरा डिमांड क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। अच्छा, कोविड टाइम्स में हम लोगों ने क्या किया? खर्चा बढ़ाया या कम किया? कम किया ऑफ कोर्स। क्यों कम किया था? दुकानें बंद थी भाई, पेरेंट्स लोगों का इनकम बंद था, ऑलमोस्ट सब लोगों का, हमारा इनकम लगभग नहीं के बराबर था। जिन लोगों का मेडिकल्स रहेगा बूम, फार्मा बिजनेस, जिनका लेबोरेटरी रहेगा उनको तो पूछो मत भाई, कोरोना जो टेस्टिंग के लैब्स थे उनको तो पूछो मत, भयानक इनकम हुआ। बट जो लोग नॉर्मल शॉप वाले थे, शॉप ओपन करना अलाउड नहीं था। अच्छा, जो लोग जॉब कर रहे थे वहां के एम्प्लॉयर बोल रहे कि हमारा इनकम नहीं है तो हम तुमको भी ज्यादा इनकम नहीं दे सकते, महीने का 2-5 हजार जो भी तुमको लगता है उतना दे देंगे। अब ऐसे सिनेरियो में मुझे बताओ कि हम लोगों ने देखा कि ये अब लॉकडाउन कंटिन्यूअस दिख रहा है और शायद लंबे टाइम तक हमारा इनकम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमने उस वक्त हमारे खर्चे क्या कर दिए? कम कर दिए। वैसे भी खर्चे करने के लिए चॉइस भी नहीं था उस वक्त, सभी बंद, खर्चे भी क्या करेंगे? वही दिन भर पैजामे में रहते थे, नाइट ड्रेस में रहते थे। तो बट एनीवेज हमारा इनकम जब घटने वाला होता है ना तो बाय डिफॉल्ट हम लोग हमारे रिजर्व्स को सोच समझ के खर्च करते हैं, हमारा डिमांड बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो मैंने फ्यूचर की आपको 3 चीजें बताई, फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर का सप्लाई और फ्यूचर का इनकम। लिखो वहां पर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, उसमें ABC लिखेंगे। A will be future price, future price up arrow, future price up is equal to demand for good X up। सर फ्यूचर का प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्यों बढ़ेगा? सर डिमांड घटना चाहिए ना, फ्यूचर का बढ़ने वाला है, आज नहीं ज्यादा है। अंडरस्टूड? रिमेंबर माय पेट्रोल एग्जांपल, यू वेंट टू पेट्रोल पंप फॉर फिलिंग द पेट्रोल, 100 रुपए का पेट्रोल था, कल से 120 होने वाला है, तो ऑब्वियसली व्हाट यू विल डू, आज से ही ज्यादा परचेस कर लोगे। अगर तुम आज से ही उसे ज्यादा परचेस कर लोगे तो ऑब्वियसली बात है, तुम अगर आज से ही ज्यादा परचेस कर लोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा आज का डिमांड शूट हुआ, बिकॉज तुम्हें पता था कि फ्यूचर का प्राइस शूट अप होने वाला है। सपोज फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एक टैक्स ला रहा है मूवी पे, और गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई 50 रुपए तो भी मूवी का टिकट बढ़ने वाला है कल से, या चलो 4 दिन बाद, तो हम सब लगभग 4 दिन में एक बार तो मूवी देख ही लेंगे ना, अदरवाइज हमारा प्लान था क्या देखने का? समझा कुछ? तो जब आपको पता होता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो तुम आज ही थोड़ा डिमांड बढ़ा देते हो। पॉइंट नंबर 1 क्लियर? तो इसकी हद तक आपको रिलेशनशिप कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप, बराबर? तो लिख दीजिए वहां पर आगे, डायरेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट बी पार्ट, फ्यूचर सप्लाई। फ्यूचर सप्लाई अगर घटने वाला है, ब्रैकेट में लिख दो शॉर्टेज, ब्रैकेट में लिख दो शॉर्टेज। बेटा वो डोर क्लोज कर दो सिर्फ। बोलो, फ्यूचर का सप्लाई घटने वाला है, शॉर्टेज लिखो ब्रैकेट में, तो क्या होगा? आज का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि फ्यूचर में तुम्हें वो चीज नहीं मिलेगी, तो तुम आज ही बाय कर लेते हो उसे। फ्यूचर का सप्लाई डाउन एरो, डिमांड फॉर गुड एक्स अप एरो। डन? ये कौन सा रिलेशनशिप है?
इनवर्स रिलेशनशिप मतलब अपोजिट डायरेक्शन। इनवर्स रिलेशनशिप अपोजिट डायरेक्शन होता है, ये रिलेशनशिप का दूसरा नाम है नेगेटिव रिलेशनशिप। दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज फ्यूचर का इनकम। क्या लगता है आपको? फ्यूचर का इनकम दोस्तों अगर आपका घटने वाला है, कम होने वाला है, तो बाय डिफॉल्ट तुम क्या करते हो? सेविंग्स करना चालू कर देते हो। अच्छा वही सोचो कि फॉर एग्जांपल मेरे बॉस ने मुझे बोला प्रमोशन, राइट? विनोद रेड्डी सर आए, बोले प्रशांत तू बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, काम कर, कल से 1 घंटे का तुझे 100 रुपया नहीं मिलेगा, 200 रुपया मिलेगा। मैं क्या करूंगा? ये सोच कर, कल से नहीं, सपोज नेक्स्ट मंथ से, हमारा डन हो चुका है, नेक्स्ट मंथ से मिलेगा, अभी ये मंथ नहीं। बट डोंट यू थिंक इसकी वजह से मेरा ये मंथ से ही डिमांड बढ़ना चालू हो जाएगा? क्यों? अभी तक तो पैसा मिला भी नहीं है, बट जो रिजर्व्स में सोच समझ के खर्च करता था थोड़े से, अब वो थोड़े लीनियंटली खर्च करूंगा ना मैं, क्योंकि मुझे मालूम है पैसा तो आने ही वाला है फ्यूचर में, और जितना आज कमा रहा हूं उससे डबल आने वाला है। समझा कि नहीं? तो यहां पर हम लिखेंगे फ्यूचर इनकम डाउन एरो इज इक्वल टू डिमांड फॉर गुड एक्स डाउन एरो। ये कौन सा रिलेशनशिप हुआ? डायरेक्ट, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक सब कुछ? कैन आई रैप दिस नाउ? ये है अदर फैक्टर्स। तो ये क्या थे? ये थे इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो ये जो भी तुमने अभी तक लिखा ये क्या था बोलो? इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। इसके आगे जो देख रहे हैं वो क्या है? मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो एक काम करते, इन सभी के ऊपर एक कॉमन हेडिंग दे दो, इंडिविजुअल्स डिमांड। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड के नीचे अगर जगह रहेगा तो लिखो, अगर जगह नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, आप ब्रैकेट करके भी लिख सकते हो। और ये जो नीचे देखने वाले ये अदर फैक्टर्स, ये किसको अफेक्ट करते हैं? मार्केट की डिमांड को, मतलब ओवरऑल डिमांड को। ऊपर कौन से फैक्टर्स थे? इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले, इंडिविजुअल्स डिमांड। लिखा? Now in this you have population and its distribution, population and its distribution। क्या लगता है आपको? एक पर्टिकुलर देश का या रीजन का पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो उस देश का ओवरऑल डिमांड कम होगा या ज्यादा होगा? या कांट से? If particular country is having more population, its overall demand will be more, of course. Now see, for example, can we compare India's demand with Sri Lanka? श्रीलंका इतना सा, अपना एक स्टेट बस हो गया महाराष्ट्र, उसके लिए अपन इंडिया तक कहां पहुंच रहे हैं? अब सोचिए, इंडिया 140 करोड़ लोग ऑफिशियली रहते हैं इधर, अनऑफिशियली तो कितने पैदा हुए होंगे पता नहीं, जो जिनके बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, राइट? तो इसका मतलब कम से कम 150 प्लस है, 150 करोड़ प्लस की आबादी है। और वैसे भी 2021 में कोविड की वजह से सेंसस हुआ ही नहीं, तो पॉपुलेशन तो अपने को मालूम ही नहीं है। अचानक से 31 में अपने सामने बम फूटने वाला है कि तुम आधा वर्ल्ड तुम्हारा है ना? अभी तो ऑलमोस्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी 5th पर्सन इज इंडियन, ऑलमोस्ट। We are almost reaching to that level where we are 18% of world population, 18%। तो ऐसे सिनेरियो में जस्ट इमेजिन कि इंडिया का डिमांड एंड श्रीलंका का डिमांड कंपेरेबल भी नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना रिक्वायरमेंट, नीड्स, लग्जरी सब कुछ ज्यादा रिक्वायर्ड है ना, और जितने लोग कम रहेंगे उतना रिक्वायरमेंट भी कम रहेगा। तो टेल मी, पॉपुलेशन साइज अगर अप एरो है तो डिमांड क्या होगा? अप एरो हो जाएगा। तो आप पहले लिखोगे पॉपुलेशन और उसके आगे लिखोगे अप एरो इज इक्वल टू डिमांड अप एरो। पॉपुलेशन अप एरो
is equal to demand up arrow. Now tell me, distribution of population क्या होता है? Particular? नहीं नहीं वैसे नहीं महाराष्ट्र का पॉपुलेशन और या इंडिया का पॉपुलेशन और श्रीलंका का पॉपुलेशन, ये डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन हो गया. बट अगर चाइना और इंडिया दोनों ले जाए तो अब इसका कंपोजिशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस है ना. जनरली ऐसा बोलते हैं चाइना में ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडिया में यंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है. करेक्ट. वैसे ही सेम हो सकता है कि इंडिया में लिटरेट लोग कम है और चाइना में लिटरेसी रेट ज्यादा है. पॉसिबल. लिटरली अभी इंडिया में मेन वुमेन का जो ये जो सेक्स रेशियो होता है, ये इसमें मेन का पॉपुलेशन ज्यादा है और फीमेल का पॉपुलेशन कम है. पर 1000 मेल ऑलमोस्ट 890 फीमेल्स अवेलेबल है. मेन टू वुमेन अगर मैं पॉपुलेशन का कंपैरिजन करूं तो देयर इज समथिंग इन इकोनॉमिक्स व्हिच इज कॉल्ड एज सेक्स रेशियो. मतलब एवरी 1000 मेल हाउ मेनी फीमेल्स. सो इट इज 980. ऑब्वियसली इट इज शोइंग यू इम्बैलेंसमेंट. इसलिए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब बोलते ना, क्योंकि बहुत बैकवर्ड वाले लोग जो रहते हैं वो सोचते हैं कि लड़का चाहिए, जिन मतलब एक तो भी लड़का चाहिए, एक तो भी लड़का चाहिए. फिर वो लड़का पैदा होता है और घर से बाहर हकाल देता पेरेंट्स को. ठीक है. बट एनीवेज, तो ये सेक्स रेशियो होता है एक्चुअली, नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल. तो चाइना में फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा है और इंडिया में मेन पॉपुलेशन ज्यादा है. ये भी बन गया कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. तो मैंने बोला लिटरेसी में लिटरेट है इलिटरेट है. मैंने बोला सेक्स वाइज मेल्स है फीमेल्स है. वैसे ही एज वाइज मैंने बताया आपको, ओल्ड एज है यंग एज है. हो सकता है कि 3 कैटेगरीज ला सकते हैं हम इसमें, चिल्ड्रन, यूथ, ओल्ड एज. ये 3 कैटेगरी हो सकती है एज वाइज. तो ये जो कंट्री का पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, डू यू थिंक इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उस कंट्री का ओवरऑल डिमांड चेंज होता है? तो ये देश एक है और ये देश एक है. ठीक है. इस देश में ज्यादा बच्चे लोग हैं तो इस देश में ज्यादा डिमांड किसका रहेगा? टॉयज, डाइपर्स. करेक्ट. और इधर अगर सपोज यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है, किस चीज का डिमांड ज्यादा रहेगा? स्मार्टफोन्स, देन फैंसी कार्स, बाइक्स और गेम्स, ऑनलाइन गेम्स. फिर और किसका डिमांड ज्यादा रहेगा? यूथ पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा तो क्लोथिंग्स. वही अगर सपोज एक और देश है चलो इधर और उधर ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा है, तो अब बोलो उधर डिमांड किसका ज्यादा है? मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिसिन, वॉकिंग स्टिक्स, समझा, स्पेक्टिकल्स. हो सकता है डॉक्टर्स का डिमांड ज्यादा रहेगा, फार्मेसी का डिमांड ज्यादा रहेगा. सो कंट्री टू कंट्री पॉपुलेशन में जब ये डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है तो उस कंट्री का ओवरऑल डिमांड चेंज होता है. सपोज 2 देश, इधर लिटरेट लोग ज्यादा है तो इधर कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, सॉफ्टवेयर्स, इनका डिमांड ज्यादा रहेगा. इधर इलिटरेट लोग ज्यादा रहेंगे तो इधर हैमर्स, स्क्रू ड्राइवर्स, इसका डिमांड ज्यादा रहेगा. अगर मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन की बात करूं, इधर मेल पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा तो इधर कौन सी चीज का डिमांड ज्यादा रहेगा? शर्ट्स, टी शर्ट्स, जीन्स. ये तो नॉर्मली जो अपन पहनते हैं, गर्ल्स भी पहनते हैं वो तो. और अगर फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा तो यस, कॉस्मेटिक्स. देन क्या क्या रहता है बाबा? क्लिप्स रहते हैं, क्या 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 चीजें रहती है. 1756 आइटम्स है. राइट. ब्रेसलेट्स, नेकलेस, जो भी हो, झुमका गिरा रहे, है ना. तो मतलब बहुत सी चीजें ऐसी है जो ऑब्वियसली तुम्हारी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से चेंज होती है. ठीक है. तो आप आगे लिखोगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका दूसरा नाम है कंपोजिशन. पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जिसका नाम है कंपोजिशन. और इसमें फर्स्ट चीज नीचे लिख सकते हो आप, एज वाइज. एज वाइज में 3 अलग अलग एरो करोगे आप. चिल्ड्रन, यूथ, ओल्ड एज.
second will be sex wise male and female, third will be education wise, it will be literate, illiterate, literate, illiterate, तो ये सब आपके कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है। एज वाइज मैंने लिखा चिल्ड्रन, यूथ, ओल्ड एज। सेक्स वाइज मैंने लिखा मेल, फीमेल। एजुकेशन वाइज मैंने लिखा लिटरेट एंड इलिटरेट। ठीक है। देन कमिंग टू वेदर सिचुएशन ऑफ रीजन, ये लिख के हो गया सबका। नाउ कमिंग टू वेदर सिचुएशन ऑफ रीजन, मतलब जिस जगह तुम रहते हो उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस। डू यू थिंक इसकी वजह से आपका डिमांड चेंज होता है? यस, ऑब्वियसली। जस्ट इमेजिन कि आउटसाइड नाउ पुणे इज हैविंग अ टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 11 डिग्री। ऑब्वियसली करंटली मिनिमम टेम्परेचर इन द नाइट ड्रॉप्स टू 11 डिग्री कुछ पार्ट ऑफ पुणे में, पाषाण वो साइड भी। तो अब ऐसे केस में अगर इतना कोल्ड टेम्परेचर चल रहा है तो हम लोग आइसक्रीम खाएंगे क्या रात में? नहीं ना। हम क्या करेंगे? हॉट ड्रिंक्स लेंगे, जैसे कि हॉट बोर्नविटा ले लिया, हॉट चॉकलेट ले लिया, या हॉट कॉफी ले लिया, या हॉट टी ले लिया। दिन भर अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस कश्मीर जैसे हो जाए, माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे? ऑब्वियसली हीटर्स का डिमांड बढ़ेगा, वार्म आइटम्स का डिमांड, जैसे कि आपके स्वेटर्स वगैरह, इन सब का डिमांड बढ़ना चालू हो जाएगा। तो जो वेदर उसका अपोजिट चीजों का डिमांड। करेक्ट। उल्टा सोचते राजस्थान साइड वगैरह जनरली हीट बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। इन दिनों में तो वहां पर भी ठंडी है, बट जनरली गर्मी बहुत अगर ज्यादा है तो आप वहां पर क्या करोगे? आप चाय पियोगे? नहीं ना। वहां पर कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड आइटम्स का डिमांड बढ़ता है। कॉफी भी पीना रहेगा तो कोल्ड कॉफी पियेंगे, आइसक्रीम्स खाएंगे, बराबर। तो वेदर सिचुएशन ऑफ रीजन कैन वी से हैज अपोजिट रिलेशनशिप विद डिमांड, इनवर्स रिलेशनशिप विद डिमांड। जो वेदर सिचुएशन उसका अपोजिट चीजों का डिमांड चालू होता है। सो राइट देयर सेकंड पॉइंट, वेदर सिचुएशन ऑफ रीजन, वेदर सिचुएशन ऑफ रीजन। यहां पर अगर मैं बोलूंगा हॉट, तो डिमांड फॉर किसका बढ़ेगा? कोल्ड आइटम्स, अब पैरो हो जाएगा। तो ये कौन सा रिलेशनशिप हो गया? ये इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। वेदर सिचुएशन हॉट है, डिमांड फॉर कोल्ड आइटम्स, कोल्ड कमोडिटीज, डिमांड फॉर कोल्ड कमोडिटीज बढ़ेगा। ठीक है। लेवल ऑफ नेशनल इनकम, माय डियर फ्रेंड्स, लेवल ऑफ नेशनल इनकम, व्हाट इज दिस? देश का ओवरऑल इनकम। डू यू थिंक इससे हमारा डिमांड चेंज होता है? डाउट है आपको? बोलो। हॉट और कोल्ड, उस एंगल से इनवर्स बोला मैंने। अगर तुम कमोडिटी हॉट ले रहे हो, डिमांड फॉर कोल्ड बढ़ रहा है। हॉट के लिए नहीं कर रहे अपन, अपोजिट चीज का देख रहे, इसलिए इनवर्स बोला मैंने आपको। ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट आइटम, लेवल ऑफ नेशनल इनकम। बोलिए, कोई पर्टिकुलर देश का इनकम अगर बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा इनकम है, तो उस देश का ओवरऑल डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। बिकॉज डिमांड करने के लिए अपन ने सेकेंड आइटम क्या बोला? एबिलिटी टू पे। डिमांड का सेकेंड आइटम अपन ने क्या बोला था? एबिलिटी टू पे। तो एबिलिटी टू पे आएगा ना नेशनल इनकम की वजह से। तो लेवल ऑफ नेशनल इनकम अगर अप एरो होगा तो डिमांड फॉर गुड एक्स क्या होता है? अप एरो हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स आई एम अज्यूमिंग दैट गुड एक्स इज नॉर्मल गुड या सुपीरियर गुड, बट नॉट इंफीरियर गुड्स। ठीक है। तो वहां पर लिखो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इसी के अंदर आगे पॉइंट आएगा डिस्ट्रीब्यूशन वाला, पहले लेवल लिख रहे अपन। लेवल ऑफ नेशनल इनकम अप एरो, लेवल ऑफ नेशनल इनकम अप एरो,
इज इक्वल टू डिमांड फॉर गुड एक्स अब पैरो। अमेरिका का डिमांड इंडिया के कंपैरिजन में एज पर सिर्फ इनकम देखूं मैं तो ज्यादा रहेगा, बट एक्चुअली पॉपुलेशन देखूं तो कम रहेगा। समझा कि नहीं? क्योंकि अमेरिका के पास पैसा ज्यादा है तो लॉजिकली उधर का डिमांड ज्यादा होना चाहिए, बट इंडिया के पास पब्लिक ज्यादा है ना, उधर के कुछ लोग क्या ही तो डिमांड कर लेंगे इतने सारे लोगों के सामने। समझे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अफेक्ट करता है क्या डिमांड को? व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम? इसको समझना हो तो बेस्ट एग्जांपल अपने देश का लेते हैं। डू यू थिंक कि अपने देश का नेशनल इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स ऑल है? नहीं। अपन थोड़ा ना अदानी है, अंबानी है ना? तो ऑब्वियसली हम सबको पता है कि कुछ लोग टाटास, बिरलास, अंबानीज, अदानीज, इनके पास देश का 90% इनकम है और 90% जनता के पास 10% इनकम। आई एम जस्ट गिविंग हाइपोथेटिकल एग्जांपल, बट यस दैट इज ट्रू कि मैक्सिमम जनता के पास ओवरऑल मिनिमम पैसा है और मिनिमम लोगों के पास जो चुनिंदा टॉप लेवल है जिसको अपन HNI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, मतलब तगड़े पैसे वाला आदमी, तो उनके पास मैक्सिमम इनकम हो गया ना। आज भी देख लो इनकम टैक्स वगैरह पे करने के लिए मैक्सिमम अमीर लोग ज्यादा इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, गरीब लोग तो टैक्स भरते ही नहीं ज्यादा क्योंकि उनका इनकम ही नहीं होता उतना। 5 लाख के नीचे इंडिया में वैसे भी टैक्स नहीं है। अगर तुम्हारा इनकम 5 लाख तक है तो टैक्स नहीं है तुमको। आप बताओ कितने सारे लोग हैं इंडिया में जो 5 लाख से कम कमाते हैं, ऑफकोर्स तो वो लोग टैक्स नहीं भरते, बट जो लोग करोड़ों में कमा रहे हैं वो लोग ऑब्वियसली टैक्स भी तो ज्यादा करोड़ों में ही भर रहे हैं। सो जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का अनइवन रहेगा, अनइवन मतलब नॉट इक्वल, नॉट सेम, उतना उस देश का ओवरऑल डिमांड क्या होगा। चलो 2 देश कंसिडर करते हैं, इधर एक देश है, ये एक देश है, ठीक। इधर के देश में 10% जनता के पास 90% इनकम है और 90% जनता गरीब है जिसके पास हार्डली 10% इनकम है। मतलब अमीर लोग राज कर रहे हैं और गरीब लोगों की जिंदगी गरीबी में ही जा रही है। यहां पर दूसरा देश है जिसके पास मोर और लेस सबके पास पैसा ऑलमोस्ट सेम है, बाकी अदर फैक्टर्स सेम है, उधर के और इधर के अदर फैक्टर्स सेम है, मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन इधर जितना है उतना इधर है, बट सिर्फ पॉपुलेशन का जो इनकम है वो भी सेम है मगर डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। इधर अगर पूरा पॉपुलेशन का इनकम 100 बिलियन है तो इधर भी 100 बिलियन ही है, बट इधर 90 बिलियन 10% के पास है, 10 बिलियन बचे हुए पब्लिक के पास है। इधर पूरा का पूरा 100 बिलियन इवनली स्प्रेड है, इक्वली स्प्रेड है। आपको क्या लगता है कौन से देश का ओवरऑल डिमांड ज्यादा होगा? जहां इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, श्योरली। अरे ऑब्वियस सी बात है कि भाई जहां इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है वहां सबके हाथ में पैसा है और जितना सबके हाथों में पैसा ज्यादा रहेगा उतना ओवरऑल डिमांड ज्यादा होगा। सर अगर पॉपुलेशन तो सेम है ना सर, अगर पॉपुलेशन सेम है तो डिमांड भी तो सेम होना चाहिए, बट उसके लिए इनकम भी तो चाहिए। समझे क्या? तो बेसिक नेसेसिटी ये लोग भी डिमांड करेंगे, ये लोग भी करेंगे, बट इधर के लोग लग्जरी भी तो डिमांड करेंगे जो उधर के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। समझे? तो हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की हद तक इवन मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो डिमांड फॉर गुड एक्स क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। इवन डिस्ट्रीब्यूशन अगर है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन अगर है इनकम का, इवन मतलब इक्वल, तो गुड एक्स का डिमांड ज्यादा रहेगा। लिखा सबने? नेक्स्ट इज कंज्यूमर का क्रेडिट फैसिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना लोन्स वगैरह। अगर लोन्स वगैरह ऐसी सुविधा है, ऐसी फैसिलिटीज अगर ज्यादा रहेगी तो ओवरऑल डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग भी बाय करेंगे लोन पर।
2007-8 में मैं यूएस गया था। पहली बार मैंने वहां पे देखा कि लोग मोबाइल या लैपटॉप्स भी ईएमआई पे बाय कर रहे हैं। मैंने सोचा कैसे पागल लोग हैं, ये इंडियन कभी नहीं कर सकते ऐसा। और आज मैं ही पागल निकला, इंडियन भी वही कर रहे हैं ना। तो बस बहुत सिंपल, ये कंज्यूमर साइकोलॉजी होती है। कंज्यूमर साइकोलॉजी होती है, भाई मैं फोन बाय कर रहा हूँ, मुझे भी फोन बाय करना है, उसके पास है मुझे भी चाहिए, भले ही मेरा इनकम नहीं हो उसके जितना, तो मैं वो लोन पे बाय करूंगा, मगर उसके लिए लोन अवेलेबल होना चाहिए। तुमने कभी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर पे, शोरूम्स पे गए हो कभी आप पेरेंट्स के साथ वगैरह ऐसे? कभी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ऐसी चीजें बाय करने के लिए तो आपने देखा रहेगा बजाज फाइनेंशियल सर्विस, 0% इंटरेस्ट, ईएमआई, राइट। तो अब ऐसा सपोज कि सोचो कि आप एसी खरीदने गए, पेरेंट्स के रूम के लिए एसी लगाना था। पेरेंट्स बोले चल तेरे को थोड़ा बहुत समझता, कुछ ही एस्पेक्ट में तो समझता, तो लेके जाते तुमको भी साथ में और बोलते देख भाई कौन सा अच्छा एसी है। तुम देख रहे हो, सब कुछ हो गया, फाइनल हो गया कि ये मॉडल अच्छा है एसी का, ये बाय कर लेंगे अभी। उस पे लिखा था ईएमआई है, और पेरेंट्स ने क्या किया था, घर से निकलते वक्त ही ऑलमोस्ट एक 30-40,000 कैरी किया था कि पे करना है, या बैंक में थे या वॉट एवर, ठीक है। वहां जाने के बाद पता चला कि वो जो 30,000 का जो एसी था वो 3-3 हजार के 10 इंस्टॉलमेंट में अवेलेबल है, 0% इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट थोड़ा साइड में छोड़ दो 2 मिनट के लिए, ईएमआई में अवेलेबल है 3,000 रुपए ईएमआई, 10 इंस्टॉलमेंट भरने, राइट। पहले पेरेंट्स के रूप की एसी के लिए तुम आए थे, जैसे ही तुमने ऐसा स्कीम देखा तुम्हारे मन में लड्डू फूटा, तुमने बोला अभी इतना ले ही रहे हो तो मेरे रूम के लिए भी ले लो, 3,000 रुपए में ही वैसे देना है तो इंस्टॉलमेंट 3,000 की जगह 6,000 हो जाएगा, मेरे रूम में भी एसी हो जाएगा। और पेरेंट्स भी सोचते हैं हाँ ठीक है कर सकते हैं, ईएमआई में अवेलेबल है। वही अगर सपोज सेविंग्स कर करके उतने 30-40 हजार जमा हुए थे तो तुम्हारे घर में कितने एसी आते? एक ही आता। अब आने का पॉसिबिलिटी है 2, क्योंकि लोन अवेलेबल है। तो लोन्स ऐसी सुविधाएं जब अवेलेबल ज्यादा हो जाती है तो ओवरऑल डिमांड बढ़ जाता है, करेक्ट, क्योंकि पेइंग के ऑप्शंस इजी हो जाते हैं ना। समझे कि नहीं सब लोग? एंड व्हाट अबाउट इंटरेस्ट रेट माय डियर फ्रेंड्स? इंटरेस्ट रेट्स का और आपके डिमांड का कोई कनेक्शन है क्या? क्या होगा बोलो? इंटरेस्ट रेट मतलब लोन पे, ये जो अभी अभी आपने लोन देखा इस पर, अगर सपोज वहां पे लिखा है इंटरेस्ट रेट 0%, तो आपका डिमांड तुरंत बढ़ जाएगा ना। वही अगर लिखा है इंटरेस्ट रेट 13%, 15%, 19%, तो आपका डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली एक एडिशनल कॉस्ट है। इंटरेस्ट एडिशनल कॉस्ट जितना ज्यादा लगेगा ओवरऑल डिमांड उतना कम होगा, एडिशनल कॉस्ट जितना कम लगेगा ओवरऑल डिमांड उतना ज्यादा होगा। समझे? तो लिखिए वहां पर इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन, पहले लिखा आपने, फर्स्ट चीज लिखो कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, अप एरो is equal to demand up arrow, interest rates down arrow, interest rates down arrow is equal to demand up arrow। समझा क्या? तो नीचे वाले फैक्टर्स थोड़े अलग दिख रहे हैं आपको, ओवरऑल डिमांड अफेक्ट करने वाले हैं, और ऊपर वाले फैक्टर्स जो है वो इंडिविजुअल के डिमांड को अफेक्ट करते हैं। नीचे जो था हम लोग हर बार मार्केट 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 देखते थे, एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं देखते थे, हम क्या देखते थे? ओवरऑल मार्केट। बट ऊपर वाले आइटम्स जो थे वो अपने इंडिविजुअल पर्सन के पर्सपेक्टिव से सोचते थे। तो इसलिए ऊपर वाले फैक्टर्स को इंडिविजुअल्स डिमांड बोलते हैं और नीचे वाले फैक्टर्स को अदर फैक्टर्स मतलब मार्केट डिमांड बोलते हैं। जेपा सबको समझा? अच्छे से समझ रहे हैं? तो ये सब क्या बन गए? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। दिस इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या बोला मैंने आपको? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आप सब ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है क्या? लॉ ऑफ डिमांड
अगर कॉमर्स पढ़ा रहेगा आपने, साइंस से हो तुम और तुम, बस दो ही है, तुम भी हो। तो कॉमर्स में एक इकोनॉमिक्स में बहुत फेमस लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड। वो इन फैक्टर्स में से कौन से फैक्टर पर डिपेंडेंट है, किस फैक्टर पर बात करता है वो लॉ ऑफ डिमांड? फर्स्ट आइटम प्राइस, पहला आइटम प्राइस। और वो लॉ ऑफ डिमांड की शुरुआत ही होती है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं सेटरिस पैरिबस। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट मतलब ये नीचे के जो भी आइटम दिख रहे हैं सब कांस्टेंट है। अच्छा, ये डिमांड की जो लिस्ट लिखी है ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इस लिस्ट को बोलते हैं इंक्लूसिव लिस्ट। मतलब क्या होता है सर? एग्जॉस्टिव क्या होता है और इंक्लूसिव क्या होता है? एग्जॉस्टिव मतलब सिर्फ इतने ही आइटम है जिस पर डिमांड डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्ट होना मतलब क्या होना? खत्म। तो यही आइटम्स है, इसके आगे कोई नहीं है, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव लिस्ट। आई एम सेइंग कि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी आइटम्स हो सकते हैं जिस पे आपका डिमांड डिपेंड करता है। जैसे कि मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज, उस पर आपका डिमांड डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? सिचुएशन टू सिचुएशन आपका डिमांड चेंज होगा। आपका कितना अर्जेंसी है उसके हिसाब से आपका डिमांड चेंज होगा। समझे कि नहीं? तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स जिससे आपका डिमांड इन्फ्लुएंस होता है। तो ये जो भी लिखा है ये डैश लिस्ट है, इंक्लूसिव बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव। दिस इज नॉट अ डैश लिस्ट, एग्जॉस्टिव नहीं है ये, इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव मतलब इसमें ये आइटम्स है और भी आइटम्स आ सकते हैं। अंडरस्टूड? सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, हमने क्या क्या आइटम देखा एक बार फिर से विदाउट देखे बोलेंगे। जहां पर भी जरूरत गिरी आप स्क्रीन की तरफ बिंदास देखो, बट जितना हो सके उतना अवॉइड करो और मुझे वन ऑन वन मेरी तरफ देखकर बताओ। सबसे पहला आइटम हमने बोला मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी। सब लोग रेडी है? बोलो, मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड फॉर द कमोडिटी हैज इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स मतलब अपोजिट रिलेशनशिप, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अच्छा, इंडिविजुअली किसको बढ़ाएंगे? पहले प्राइस को। डिपेंडेंटली क्या चेंज होगा? डिमांड। तो दो चीजें होती है एक्चुअली इकोनॉमिक्स में, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप बोलोगे मुझे प्राइस क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसकी वजह से जो डिमांड चेंज होता है उसको हम बुलाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है? अब ये पहली बार सीख रहे हो तो थोड़ा माइंड को भी टाइम दो सेटल करने में। ये इतनी बातें लेक्चर भर में सुनोगे और अगली बार बोलोगे अरे यार याद ही नहीं आता सर क्या बोल रहे। इतनी चीजें बोलो सुनोगे तो एक साथ सब याद नहीं रहता है, बट ट्राई टू गिव योरसेल्फ सम टाइम। ये चीजें बार बार रिपीटेड बेसिस पर मैं बोलूंगा, आपको याद हो जाएगी। ठीक है? तो बोलो कि हमने डिमांड के तक क्या बोला? प्राइस एंड डिमांड हैज इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है? दूसरा आइटम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में कितने गुड्स आते हैं? दो। पहला सब्स्टिट्यूट, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर महंगा हो जाए तो मेन गुड्स का डिमांड बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन मतलब डायरेक्ट हो गया। यस। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की हद तक क्या होगा? अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो मेन गुड्स को यूज करने का कॉस्ट बढ़ जाएगा दोस्त, कॉम्प्लीमेंट्री है। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, कार को यूज करने का कॉस्ट बढ़ जाएगा ना यार। पेट्रोल पे कार चलता है, पेट्रोल महंगा हुआ तो ऑब्वियसली तुम कार चलाने का कॉस्ट तुम्हारा बढ़ेगा। और ऐसा रहेगा तो तुम कार खरीदोगे क्या? नए कार्स का डिमांड बढ़ेगा क्या? नहीं। समझा? तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बढ़ने से डिमांड फॉर मेन गुड्स बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आई विल राइट फॉर यू, ये आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स है y, इसका प्राइस बढ़ने से डिमांड फॉर x क्या हुआ था? बढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर c है, इसका प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर x क्या होगा? कम होगा ना, क्योंकि x को यूज करने का कॉस्ट महंगा हो रहा है। राइट? समझा? समझा क्या मैडम? इनकम की बात करेंगे तो इनकम जब अप एरो होता है जिसको हम लोग सिंबलिकली y बोलते हैं,
कंज्यूमर का इनकम जब बढ़ता है तो ओवरऑल गुड्स का डिमांड बढ़ता है, अज्यूमिंग गुड्स आर नॉर्मल या सुपीरियर बट नॉट इंफीरियर। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस जितना अच्छा लगेगा डिमांड उतना बढ़ेगा। कंज्यूमर्स के एक्सपेक्टेशंस की हद तक तो अपन ने बहुत सी चीजें बोली थी, जैसे कि फ्यूचर का प्राइस अगर बढ़ने वाला है तो आज का डिमांड क्या लगता है बढ़ेगा। वेरी गुड। फ्यूचर का प्राइस बढ़ेगा तो फ्यूचर में चीजें महंगी हो जाएगी, तो आज ही तुम ज्यादा खरीद लोगे ना। किसी ने आपको बोला कि सुन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, अगले 6 महीने के लिए गेहूं का रेट बढ़ने वाला है, तुम पेरेंट्स को बोलोगे कि गेहूं लेके आ जाओ एक्स्ट्रा, एटलीस्ट 4 महीने का 2 महीने का लेके आ जाओ, है कि नहीं? ऑब्वियसली वही अगर कोई बोलेगा कि गेहूं का प्राइस कल से बहुत कम होने वाला है, तो पेरेंट्स को तुम बोलोगे 50 किलो मंगाने वाले थे वो, उनको बोलोगे नहीं नहीं एक काम करो 2-3 किलो 5 किलो ही मंगाओ, प्राइस घटने वाला है तब बचा हुआ खरीद लेना। मतलब क्या हुआ, फ्यूचर का प्राइस अगर बढ़ने वाला है तो आज का डिमांड बढ़ता है, फ्यूचर का प्राइस घटने वाला है तो आज का डिमांड घटता है। जनरली ये आप गोल्ड ऑर्नामेंट्स में देखते हो। देखो हमारे घर अगर कोई गोल्ड ऑर्नामेंट लेने का प्लानिंग रहेगा तो हम लोग जनरली एक जजमेंट लेते हैं गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा। अगर कोई बोलता है, कोई ज्वेलर आपका फ्रेंड है आपके पेरेंट्स का, उनको पेरेंट्स फोन लगाते बोलते कि ज्वेलरी खरीदना था घर में, क्या लगता है रेट बढ़ेगा या कम होगा, तो बोलेंगे रुक जाओ सेठ रेट कम होने वाला है। आपके पेरेंट्स बोलते हैं रुक जाते हैं। ये क्या था, फ्यूचर प्राइस डाउन एरो, रेट घटने वाला है, आज का डिमांड डाउन एरो, बराबर। फिर तुम्हारे पेरेंट्स बोलते ठीक है मैं नहीं खरीदता हूं, जैसे रेट्स कम हो जाए मुझे बोल देना मैं आ जाऊंगा। समझे? फ्यूचर का सप्लाई अगर बढ़ने वाला है तो आज का डिमांड घट जाएगा ना, कोई टेंशन नहीं हमको स्कैरसिटी का। बट अगर फ्यूचर का सप्लाई कम होने वाला है तो ऑटोमेटिकली आज का डिमांड ड्यू टू स्कैरसिटी बढ़ जाता है। फ्यूचर का इनकम जिसको एफ वाई लिख रहा हूं मैं, बढ़ने वाला है तो बिंदास आज का ही डिमांड बढ़ जाता है, जबकि इनकम आज बढ़ा भी नहीं है। मगर इन अपना ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब इनकम बढ़ने वाला है तो वो आज ही खर्चा करता है। सपोज तुम लॉटरी खरीदते हो और तुमको पता चला कि तुम्हें लॉटरी लग गई, ठीक है, तुम्हारे सेविंग्स थे 5 लाख, मिडिल क्लास फैमिली हो और टोटल सेविंग्स अब तक की है 5 लाख। तुमने एक लॉटरी का टिकट खरीदा, लॉटरी लग गई 1 करोड़ रुपए की, बस कल सुबह जाना है वहां लॉटरी का टिकट देना है और बैंक में पैसे आ जाएगा। आज रात पार्टी होगी कि नहीं होगी? होगी। डिमांड इनकम कब बढ़ने वाला है? कल से। बट तुम बोलोगे आज 10,000 रुपए खर्च करूंगा मैं, कितने? 10,000 रुपए, करोड़ रुपए कम मतलब इनकम मिलने वाला है तो 10,000 कौन सी बड़ी बात है, तुम आज ही खर्च करते हो। मगर इसका मतलब इनकम कब से बढ़ने वाला था? कल से। खर्चा कब बढ़ रहा है? आज से। समझे? देन नेक्स्ट अदर फैक्टर्स को तो हमने अभी डिटेल में देखा कि भाई साइज ऑफ पॉपुलेशन जितना छोटा उतना ओवरऑल डिमांड भी कम। आपको ऑस्ट्रेलिया पता है? कंट्री बहुत बड़ी ज्योग्राफिकली कंट्री है, अबंडेंट, उनके पास फॉरेस्ट है वगैरह सब, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे, बट पॉपुलेशन बहुत कम है। इंडिया वाइस वर्सा, उल्टा है पूरा, अपने पास पॉपुलेशन ही पॉपुलेशन है और इसलिए फॉरेस्ट हम लोग कम 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 कर रहे हैं, जो अपने लिए अच्छा नहीं है। तो अब अगर इंडिया की पॉपुलेशन और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन की कंपैरिजन भी की जाए, जो कि होने लायक नहीं है, बट फिर भी जस्ट टू टेल यू वन फैक्ट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया टुडे is equal to annual addition India's population is equal to annual addition in India's population। मतलब अपनी भाषा में हर साल इंडिया में एक ऑस्ट्रेलिया पैदा होता है, इतने लोग पैदा होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में टोटल है। तो आप बताओ ऑस्ट्रेलिया के डिमांड का कंपैरिजन इंडिया के साथ हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं। किस कंट्री का डिमांड ज्यादा रहेगा? इंडिया, क्योंकि लोग ज्यादा है।
पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा, एज वाइज, सेक्स वाइज, एजुकेशन वाइज। फिर वेदर सिचुएशन पे आते हैं। अभी वेदर सिचुएशन अगर बाहर हॉट है तो कोल्ड आइटम्स का डिमांड बढ़ेगा। वेदर सिचुएशन अगर कोल्ड है तो हॉट आइटम्स, वेदर सिचुएशन अगर हॉट है तो कोल्ड आइटम्स। मतलब ये दोनों कैसे जा रहे हैं, अपोजिट। जो सिचुएशन बाहर, उसका अपोजिट चीज का डिमांड हो रहा है। समझा? नेक्स्ट इज लेवल ऑफ नेशनल इनकम। जितना एक देश का इनकम बढ़ेगा उतना उसका ओवरऑल डिमांड भी बढ़ता है, क्योंकि उसके पास उतना पैसा रहता है। एकदम गरीब देश जैसे कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन दिनों में पाकिस्तान, ये सब गरीब देश हो गया अभी। तो ये देश इतने गरीब है तो इनका ओवरऑल नेशनल इनकम ही अगर कम है तो इनका डिमांड भी कम होगा। करेक्ट? बाय द वे आजकल नेशनल इनकम कोई इंडिकेटर नहीं रहा, नया इंडिकेटर आ चुका है वर्ल्ड लेवल पे जिसको हैप्पीनेस इंडिकेटर बोलते हैं। हैप्पीनेस इंडिकेटर। पहले के जमाने में ऐसा था कि देश को कंपेयर करने के लिए देश के इनकम देखे जाते थे। अब देखते देश के अंदर लोग कितने खुश हैं। तो भूटान भले ही एक ऐसा देश है जिसका इनकम कम है, भूटान में लोग बहुत खुश रहते हैं। कैसे खुश रहते होंगे सर, इनकम कम है तो? इनकम कम से कुछ नहीं होता भाई। हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट इनकम, इट्स अबाउट हाउ यू लिव योर लाइफ। क्राइम फ्री, स्ट्रेस फ्री, उसको बोलते हैं। पॉल्यूशन, ये सब को बोलते हैं। तो भूटान इज सच अ कंट्री जो बहुत नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करता है। उधर के लोग अगर तुम जाके देखोगे तो तुमको लगेगा तुम ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ल्ड में आए हो, जहां पर ये लोग ग्रीडी नहीं है ऐसे जैसे आपको बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में दिखते। भूटान में वैसा नहीं दिखता है। तो इसको बोलते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स। क्या बोलते हैं भाई? हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है? तो नेशनल इनकम जितना ज्यादा देश का, उतना ज्यादा देश का इनकम भी, डिमांड भी रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम जितना इवनली स्प्रेड है, इक्वली स्प्रेड है, उतना ओवरऑल डिमांड बढ़ेगा। क्रेडिट फैसिलिटीज कंज्यूमर्स को देने वाले अगर ज्यादा बढ़ रहे हैं तो ओवरऑल डिमांड बढ़ रहा है। इंटरेस्ट कॉस्ट जितना बढ़ेगा ओवरऑल डिमांड उतना घटेगा। किस चीज पर इंटरेस्ट कॉस्ट की बात कर रही है लोग? ईएमआई, जो आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। ये सपोज ये कैमरा है, ये लैपटॉप, ये कंप्यूटर है, ये हमने जब खरीदा तो ऑब्वियसली हमने सपोज इसको लोन पे खरीदा, एग्जांपल। तो लोन अवेलेबल था तो हमने 2 की जगह 3 पीसी लिए रहेंगे। और लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 2%, 4% या 0% रहेगा तो हमने ऑब्वियसली 2 की जगह 3 लिए। अगर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट 12-15% होता तो हम शायद 2 की जगह 1 ही लेते हैं। कुछ समझा? और बहुत जरूरत रहेगी तो 2 लेंगे, बट तीसरा एक्स्ट्रा वाला नहीं लेंगे। फिर एक्स्ट्रा वाला कब लेता है इंसान? जब लोन अवेलेबल है, वो भी सस्ते में। क्लियर? तो ये सब को हम क्या बुलाएंगे? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। एक सिर्फ कंसेप्ट समझ लो, डिमांड फंक्शन, फिर हम क्लोज करते हैं। व्हाट इज डिमांड फंक्शन फ्रेंड्स? व्हाट इज डिमांड फंक्शन? जब हम बोलते हैं डी ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई, पी ऑफ सी, टी, ए, तो ये सब जो ब्रैकेट में लिखे वो ऐसे फैक्टर्स है जिन पे आपका डिमांड डिपेंड करता है। जैसे कि पी ऑफ एक्स इज प्राइस ऑफ मेन गुड्स एक्स, पी ऑफ वाई इज प्राइस ऑफ इनकम नहीं रे, वाई है वो, वाई प्राइस ऑफ वाई क्या होता है? वाई क्या है? ये सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स वाई। देन पी ऑफ सी क्या है? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सी। टी क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ए क्या है? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट से भी तो आपका डिमांड चेंज होता है ना। तो ये सब जो ब्रैकेट में लिखे ना, इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते बोलो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो डी ऑफ एक्स है इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब समझा कुछ? हमारा डिमांड फॉर गुड एक्स इन सब चीजों पर डिपेंडेंट है। तो ब्रैकेट में लिखी चीजें बदलेगी तो लेफ्ट साइड डी ऑफ एक्स बदलेगा। कुछ झेपा क्या? इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है? थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।